नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब चुनाव प्रचार का अभियान तेज रफ्तार में बढ़ता जा रहा है। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी कड़ी में चिराग पासवान हाजीपुर पहुंचे, जहां लोगों से मुलाकात कर उन्होंने अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। तो इस दौरान उनसे कई सारे सवाल मीडिया ने भी पूछे। चाचा पशुपति पारस के समर्थन पर जब चिराग पासवान से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब मैं इन चीजों से आगे निकल चुका हूं। अब मेरा लक्ष्य बिहार की 40 सीटों के साथ साथ एनडीए को 400 के पार ले जाना है। वहीं अपने चाचा पर सवालों की बौछार करते हुए कहा कि आज समर्थन की बात कह रहे हैं, लेकिन क्यों उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर से हटा लिया था ये मुझे पता नहीं। इसके साथ ही चिराग पासवान ने कहा कि पिता के अधूरे काम को पूरा करना और हाजीपुर को आगे ले जाना ही मेरा मकसद है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा है। उनकी तरफ से केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने लिखा है कि ना नौकरी दी, ना रोजगार दिए, ना छात्र ना नौजवान किसान मजदूर की बात करते हैं, ना गांव और गरीब की बात करते हैं। मोदी जी ना शिक्षा और स्वास्थ्य, स्कूल और अस्पताल की बात करते हैं, तो फिर किस बात पर 400 पार कहते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि मोदी जी ना नौकरी ना रोजगार की बात करते हैं, ना ही छात्र और नौजवानों की बात करते हैं, तो फिर आखिर किस बात का 400 पार। कहते हैं लगातार 400 पार की बात करते हैं, लेकिन मोदी जी ना नौकरी की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, ना छात्र नौजवान की बात करते हैं, ना किसान मजदूर की बात करते हैं, ना गांव और गरीब की बात करते हैं। मोदी जी ना शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, स्कूल अस्पताल के बारे में नहीं बात करते। फिर किस बात पर देश की जनता 400 पार करेगी? अगर मोदी जी मुद्दे पर बात नहीं करेंगे तो 400 क्या 100 भी पार नहीं हो पाएगा। इसलिए मोदी नहीं, मुद्दे की बात होनी चाहिए। और आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य जमकर चुनाव प्रचार में पसीना बहा रही हैं। सारण लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर घूम रही हैं, लोगों से बातचीत कर अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रही हैं। तो साथ ही साथ जब उनसे सवाल पूछा गया कि आरजेडी पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगता है, तो इसका जवाब उन्होंने देते हुए कहा कि उनके घर में भी मंदिर है और वो भी बाहर निकलने से पहले घर में पूजा करती हैं। आपको बता दें, रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी की प्रत्याशी हैं और इनका मुकाबला राजीव प्रताप रूढ़ी जो बीजेपी के कैंडिडेट है उनसे होने वाला है। और लगातार रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर घूम रही हैं और प्रचार प्रसार कर रही हैं। कोई मना नहीं किया था। अब हमारे घर में ही भगवान बसते हैं। हाँ, बचपन से ही हम लोग कोई भी काम करने से पहले भगवान का पूजा प्रार्थना करते हैं, माँ बाप का आशीर्वाद लेते हैं। और सिर्फ राम मंदिर नहीं, वो लोग तो बहन सीता को भी वो लोग मतलब कि गाली गलौज करवा रहे हैं। ऐसी तो पार्टी है। वो भगवान राम के क्या होंगे जब उनकी अर्धांगिनी सीता, हम लोग सीता माँ का पूजा करते हैं। सीता माँ का जननी है बिहार, वहाँ पे आकर के बहन बेटियों को गाली देते हैं, लज्जित करते हैं और वैसे ही लोगों को अपने साथ बैठा के रखे हुए। इस बार बिहार की माताएं बहनें सब उनका जवाब। महिलाओं से वहीं बक्सर से बीजेपी के प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने भी चुनाव में जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। लोगों से मिलकर अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। तो साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि उनका मकसद है बक्सर का विकास करना, ना कि मिशन कमीशन है। बता दें कि बीजेपी ने इस बार अश्विनी चौबे का टिकट काटकर मिथिलेश तिवारी को बीजेपी से उम्मीदवार बनाया है और मिथिलेश तिवारी इस बार चुनाव प्रचार अभियान में जुड़ चुके हैं। जैसे काशी कॉरिडोर बना बनारस में, वैसे बक्सर कॉरिडोर बने, वैसे गंगा पथवे बने। इन सब चीज़ों को लेकर के अभी हम समझ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे राय भी ले रहे हैं और फिर एक संकल्प पत्र बना करके हम फील्ड में उतरेंगे और 5 साल में दिन रात मेहनत करेंगे और बक्सर को
जिस विकास का हकदार बक्सर है, उस बक्सर को वो विकास का हक हम हर हाल में दिलाएंगे। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन एक बार फिर से गया में गांधी मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो सदस्य हैं उनसे मुलाकात की और अपने छात्र के दिनों को एक बार फिर से याद किया। आपको बता दें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। शाखा में हिस्सा लेकर मंत्री संतोष सुमन ने अपने विद्यार्थी परिषद के दिनों की यादों को ताजा किया। संतोष सुमन ने खुलासा किया कि छात्र जीवन में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हिस्सा रहे हैं। साथ ही उन्होंने मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों से वोट की अपील की और कहा कि गांधी मैदान की हालत जल्दी सुधरेगी। आपको बता दें कि मंत्री संतोष सुमन के पिता जीतन राम मांझी गया से हम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। आपको बड़ी खबर बता दें, अमित शाह के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। आपको बता दें, औरंगाबाद में अमित शाह की 9 अप्रैल को रैली होने वाली थी, लेकिन अब इसकी तारीख बदल दी गई है। 10 अप्रैल को अमित शाह बिहार आ सकते हैं। औरंगाबाद दौरे का दिन अमित शाह का बदल गया है और जल्द ही बीजेपी की तरफ से की आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह का बिहार दौरा अब 10 अप्रैल को होने जा रहा है। पहले 9 अप्रैल को आने की चर्चा थी, लेकिन अब अमित शाह 10 अप्रैल को औरंगाबाद आएंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। आपको बता दें, ईडी ऑफिस में आज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन उससे पहले अंबा प्रसाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद ईडी ऑफिस जाने वाली हैं। बड़कागांव से कांग्रेस की विधायक हैं अंबा प्रसाद, जिन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने उनके आवास पर पहले छापेमारी की थी। उनके पिता योगेंद्र साव से भी ईडी अब पूछताछ कर चुकी है। रंगदारी, लेवी और जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है, जिसके तहत उनसे पूछताछ हुई थी। और अब जानकारी है कि अंबा प्रसाद आज ईडी के ऑफिस जाने वाली हैं, पूछताछ उनसे होने वाली है, लेकिन उससे पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा अंबा प्रसाद कर सकती हैं। और बिहार में इन दिनों भ्रष्टाचार को लेकर वार पलटवार लगातार जारी है। एक बार फिर से पीएम मोदी की तरफ से जहां भ्रष्टाचार को लेकर विरोधियों पर वार किया गया, तो वहीं अब जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी इंडी अलायंस को भ्रष्टाचारियों की जमात बताया है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। भ्रष्टाचारियों की एक जमात खड़ी कर दी गई और जब कार्रवाई होता है तो कहते हैं कि हमको तो फंसा दिया गया। अरे भाई, आपने संपत्ति सृजन किया है, आप उसका लाभ ले रहे हैं, तो आप तो गुनाहगार माने जाएंगे। तो अब ऐसी स्थिति में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इन लोगों की संपत्ति पर ईडी के द्वारा की गई कार्रवाई को अगर न्याय संगत बताया जाता है तो ये बेचैन हो जाते हैं। हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि ऐसे लोगों की संपत्ति को जब्त करिए कानूनी प्रक्रिया के तहत, और वहाँ अनाथालय खोलिए, वृद्धावस्था आश्रम खोलिए। और अब बात करते हैं, झारखंड में कांग्रेस ने अभी 4 लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है, जिसको लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। हालांकि प्रवक्ता की तरफ से जरूर कहा जा रहा है कि 1-2 दिनों के अंदर सब कुछ फाइनल हो जाएगा और ऐसे उम्मीदवार उतारे जाएंगे जो जनता से सरोकार रखते हैं। जैसा कि गुलाम मोहम्मद मीर साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी के हैं और वो झारखंड के इंचार्ज हैं, उन्होंने भी कल बात कही कि 1-2 दिन में ये क्लियर हो जाएगा। और जहाँ तक कैंडिडेट की बात आप कह रहे हैं, कैंडिडेट इस बार हाई कमान और यहाँ के इंचार्ज और अध्यक्ष ने इस तरह से चुना है कि जिनका सरोकार जन जन से है, लोगों से है और वो लोकल कैंडिडेट हैं।
और 21 अप्रैल को रांची के प्रभात तारा मैदान में इंडिया अलायंस की एक बड़ी रैली होने जा रही है। इसे उलगुलान का नाम दिया गया है और इस रैली में विपक्ष के सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी होगी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ राहुल गांधी, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य सहित कई नेता शामिल होंगे। जेएमएम ने बताया कि रैली की सफलता के लिए नेताओं और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी तय कर दी गई है। अधिकारी हैं जो पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, चाहे वो जिला कमेटी के पदाधिकारी हों, वर्ग संगठन के पदाधिकारी हों, केंद्रीय समिति के सदस्य हों, उन सबों के साथ में हम लोगों ने लगातार बैठक की है और आज भी 8 जिला के पदाधिकारियों के साथ में बैठक हुई है। उस रैली को कैसे हम लोग सफल बनाएं। तो जहां एक तरफ चुनावी दल अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार अभियान चला रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जनता भी अपने बीच अब चर्चा करने लगी है कि किसे चुनना है, किसकी सरकार बनानी है। और ऐसे में बेगूसराय में भी जो लोग हैं वो आपस में चर्चा करते हुए नजर आए, जिनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। आप सुनिए लोगों का क्या कुछ कहना है। हम आपको बताते चलें कि पिछले वर्ष बेगूसराय की लोकसभा की जो सीट थी वो काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही थी, क्योंकि पिछले चुनाव में जो थे कन्हैया, जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया थे, लेकिन इस बार भी महागठबंधन ने भी अपने उम्मीदवार सीपीआई प्रत्याशी अवधेश राय के रूप में दिया है। तो वहीं एनडीए से गिरिराज सिंह प्रत्याशी हैं, जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री भी हैं और बेगूसराय के सांसद भी हैं। गिरिराज जी ने बेगूसराय के दुख दर्द में शामिल होने के बजाय बेगूसराय को जहां जलाने का अवसर मिला वहां ज़्यादा उपस्थिति उनकी होती थी। बेगूसराय को बनाने में उनकी भूमिका नहीं दिखाई पड़ी और यहां के लोगों के दुख दर्द में शामिल होने का वो कभी भी दिखाई नहीं पड़ा। ज़मीनी लोग हैं, निम्न तबके के लोग हैं और ज़मीन पर निम्न तबके के लोग गरीबों लोगों के बीच में रह करके संघर्ष करके नेता बने हैं। वो हाई फाई नेता हैं नहीं, तो वो ज़मीनी लोग हैं, ज़मीन के मुद्दे को लेकर के चलने वाले हैं, तो हाई फाई तो उनके साथ है नहीं। इसलिए फिर भी जितना देखने को मिला है, अवधेश राय जिन बारीकियों को लेकर के चलते हैं, हर एक तरह के लोगों को एक साथ करके हर एक तरह के मुद्दे को एक साथ लेकर के चलते हैं, इससे उनका पकड़ काफ़ी बछवाड़ा में विधायक थे तो जितने टर्म विधायक रहे उसके बाद भी उनका पकड़ अभी तक भी बरकरार देखने को मिल रहा है। अब तक के इतिहास में जो हम लोग थोड़ा सा अध्ययन किए हैं, जितना विकास इस बार बेगूसराय का हुआ, लगभग 50 से 60 हज़ार करोड़ का विकास हुआ। अभी तक नहीं देखा है इस तरह का विकास। इस बार भी हम सब युवा सिर्फ विकास के मुद्दे पे चुनाव इस बार वोटिंग करेंगे और अब की बार 400 पार जो मोदी जी का लक्ष्य है उनमें हम सभी युवा उनके साथ हैं। पहले हम लोगों को समस्तीपुर बरौनी जाना पड़ता था, 2000-2500 गाड़ी का किराया लगता था। आज यहाँ से बैठ के हम 2000-2500 में फर्स्ट एसी सेकंड एसी में सीधे हम देश की राजधानी जाएंगे। अब क्या चाहिए विकास, इससे बड़ा क्या होगा। इस बार जो युवा वोटर है, बेगूसराय केवल जिले में 1.25 लाख ऐसे वोटर हैं जो पहली बार मतदान करेंगे और आपको ताज्जुब होगा कि उसमें अधिकांश वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जो नई सोच है इस सरकार की, युवाओं के प्रति जो इस सरकार की सोच है, उस सोच के साथ है। और सरकार जो राष्ट्र हित में, देश हित में जो विभिन्न तरह का काम कर रही है, राष्ट्र में जो चहुमुखी विकास हो रहा है, यह आज का युवा देख रहा है। वह कोई अतीत में नहीं, वर्तमान में जी रहा है और आज का वह विकास देख रहा है। इस मुद्दे को लेकर के वह भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जिसका पूरा लाभ गिरिराज सिंह जी को मिलेगा। तो निश्चित रूप से विकास मुद्दा जरूर है और विकास हुआ भी है, लोगों का कहना है। हालांकि मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोगों का कहना है जो ये सिर्फ जुमलों की सरकार है, जुमलेबाजी कर रही है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जो आगे चुनाव में निर्णय क्या होता है। लेकिन जो है अभी जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सामने, उससे लग रहा है कि बेगूसराय का चुनाव एक बार फिर जो है टसल में होने वाला है और मज़ेदार होगा। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय।
और अगली खबर पटना सिटी से है। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र में एक युवक को गोली मार दी गई है। बताया जा रहा है कि इसी बात को लेकर युवक का विवाद कुछ लड़कों से हो गया था, जिसके तहत उसे गोली मारी गई है। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक उसकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। देर शाम युवक का 3-4 लोगों से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद अपराधियों ने युवक को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं मौके पर मौजूद सहायक पुलिस अधीक्षक ने घटना की पुष्टि करते हुए जल्द ही मामले के खुलासे का आश्वासन दिया है। फिलहाल पुलिस अपराधियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी कर रही है। सर, ये जो एक रोशन कुमार करके एक व्यक्ति इधर रेंट में रहते हैं इस एरिया में, उसका एक रिलेटिव आनंद कुमार जिसको गोली अभी लगी है, वो 10 दिन से इधर आके उसके साथ रह रहा है। और शाम को 2-3 लड़के आए और दरवाज़ा खटखटा है, और जब खोले थे उसको पिस्टल फायर किया था। अभी तक इतना ही इन्फॉर्मेशन है, अभी जांच चल रहा है। और अगली खबर आपको लोहरदगा से बता दें, जहां जमीन कारोबारी को गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि जमीन कारोबारी सैलून में अपना बाल कटवा रहे थे और तभी बाइक सवार अपराधी वहां आ धमके और उन्होंने गोलीबारी की है। बाइक पर 3 हमलावर पहुंचे थे। सिर में गोली मारकर हत्या की गई है। हत्या के बाद से हत्यारे मौके से भाग गए। सेना के सिरिंग हाथू तोरार गांव की घटना बताई जा रही है। हत्या के पीछे की वजह क्या है, फिलहाल पुलिस की टीम ये जानने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन आपको बता दें, बड़ी खबर लोहरदगा से, जहां जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बाल कटवाने के लिए जमीन कारोबारी सैलून गए थे और तभी उनके सिर में गोली मारी गई। और अगली बड़ी खबर आपको छपरा से बता दें, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों ही बाइक तेज रफ्तार में आ रही थी और सामने से दोनों की टक्कर हो गई, जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का छपरा सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतकों को भेल्दी थाना क्षेत्र के रज्जूपुर गांव निवासी प्रमोद राय के 18 वर्षीय पुत्र धीरज कुमार और तरैया थाना क्षेत्र के आपुरचक गांव निवासी आकाश कुमार और एक युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। घायलों में रज्जूपुर गांव के वीरेंद्र शाह उर्फ रूखी का पुत्र रोशन कुमार व कृष्ण राय का पुत्र बाबू साहेब शामिल है। तीनों घायल का प्राथमिक उपचार गड़खा सीएचसी में करने के बाद बेहतर इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा भी किया है। और अगली खबर आपको रांची से बता दें, जहां बीती देर रात डीसी और एसएसपी के नेतृत्व में मंडल कारा में छापेमारी हुई है। जेल के अंदर जाकर छापेमारी की गई। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये कार्रवाई की गई है। डीसी और एसएसपी बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान अलग अलग 16 टीम बनाकर सभी वार्ड में, महिला वार्ड हो, सेल हो या अस्पताल हो, सबकी जांच की गई। हालांकि छापेमारी के दौरान जेल से कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। बता दें कि लोकसभा चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र माहौल में हो, इसे लेकर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। इसमें एक तरफ जहां बदमाशों पर पैनी नजर रखी जा रही है, तो वहीं जेल से भी अपराधी घटना को अंजाम ना दे सके, इसे लेकर पुलिस प्रशासन काफी गंभीर है और इसी कड़ी में जेल में छापेमारी की गई है। और अगली खबर राजधानी पटना से है, जहां वकील के घर पर कुछ बदमाशों ने पटाखे फोड़ दिए और पटाखे फोड़कर दहशत फैलाने की कोशिश की गई। और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, जिसके आधार पर अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। आपको बता दें, एक बाइक पर सवार 2 बदमाश यहां पहुंचे थे, जिन्होंने पटाखे फोड़कर दहशत फैलाने की कोशिश की। ये मामला नगर थाना क्षेत्र के डॉक्टर कॉलोनी आवास के पास का बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पत्रकार नगर थाने की पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, जिसके आधार पर अब कार्रवाई की जाएगी। ये सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए बाइक पर सवार होकर ये बदमाश यहाँ पहुंचते हैं और उसके बाद पटाखा फोड़कर भाग जाते हैं।
और पश्चिमी सिंहभूम में हाथियों का आतंक देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि हाथियों ने कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है और साथ ही साथ घर में रखे सामान भी चट कर गए हैं। हाथियों के झुंड ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है। ग्रामीणों के घरों को तहस नहस करने के बाद घर में रखे अनाज भी हाथी चट कर गए। बता दें कि कुटीपी गांव में हाथी पहुंच गया और गांव के 6 घर को क्षतिग्रस्त कर दिया है। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत से हाथी को भगाया है। पीड़ित ग्रामीण अब वन विभाग से मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर आपको जामताड़ा से बता दें, जहां वन विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें यहां पर एक पिकअप वैन को पकड़ा गया है जिसपे अवैध लकड़ी की तस्करी की जा रही थी और अवैध रूप से लकड़ी ले जाया जा रहा था, जिसे जब्त कर लिया गया है। गाड़ी से 28 बोटा लकड़ी जब्त की गई है। सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। मौके से गाड़ी का ड्राइवर भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है और ये जानकारी जुटाने की कोशिश की आखिर ये लकड़ी कहां ले जाई जा रही थी। फिलहाल डीएफओ आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। कुंडहित वन प्रक्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है। और कल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। ऐसे में श्रद्धालु अपने अपने तरीके से जहां तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं पटना के बड़ी पटन देवी मंदिर में भी साज श्रृंगार किया जा रहा है। माता रानी को सजाया जा रहा है। कल नवरात्र के पहले दिन मां का विशेष श्रृंगार भी किया जाएगा। एक साल में सिर्फ 2 ही बार मां को स्नान कराया जाता है, जिसमें चैती नवरात्र और शारदीय नवरात्र शामिल है। 9 अप्रैल से 9 दिनों तक मां की भक्ति आराधना अलग अलग मंदिरों में और घर में की जाएगी। मां आदि शक्ति का दिन आ रहा है। चैत्र नवरात्र शुरू हो रहा है और उसके मद्देनजर बड़ी पटन देवी में भी विशेष तैयारी की जा रही है। हर साल चैत्र नवरात्र हो, शारदीय नवरात्र हो, मां के हर दिन को यहाँ हजारों भक्त, लाखों भक्त नवरात्रि में यहाँ आते हैं, मां की आराधना करते हैं। लेकिन इस बार भी मां अपने मुख्य मंदिर में नहीं है, मंदिर के प्रांगण में ही है। मां की आराधना की जा रही है। मुख्य पुजारी महंत विजय शंकर गिरी भी यहाँ मौजूद हैं। पंडित जी, चैत्र नवरात्र में बड़ी पटन देवी में क्या कुछ खास तैयारी है? हमारे यहाँ खास कोई तैयारी नहीं है। जो प्रति वर्ष जो होता है, जो शुरू से जो चला आ रहा है परंपरा, उसी अनुरूप में चलते हैं हम लोग। जो श्रृंगार पूजा और भगवती का श्रृंगार करना वो चीज़ अलग है। भगवती का मेन है सुबह का, उनको साल में 2 ही बार जो है स्नान होता है। वस्त्र तो साल में 4 बार, माने सप्ताह में हर एक मंगल को बदला जाता है, लेकिन उनका स्नान जो होता है साल में ही प्रतिपदा के रोज चैत्र नवरात्र में, एक आश्विन नवरात्र के प्रतिपदा के रोज। तो वो विधान होते होते लगभग 11 बज जाता है, तब भगवती आसन पर विराजमान होती है। आसन पर विराजमान होने के बाद दर्शनार्थी लोग दर्शन कर सकते हैं, लेकिन पूजा विधिवत नहीं हो सकता है। उसके बाद कलश विधान शुरू होता है। कलश स्थापना जो 11:34 के बाद शुरू होगा, 12:24 तक कलश स्थापन हो जाएगा। उसके बाद भगवती का जो है पूजा अर्चना और विशेष जो पूजाएं होती है वो होते होते लगभग 5 बज जाता है। तो 5 बजे के बाद भक्त दर्शन 5 बजे के बाद फिर भोग लगता है। उसके बाद तब दर्शनार्थी विधिवत आप पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कल 5 बजे के बाद जो भक्त हैं मां के, वो विधिवत मां की पूजा अर्चना यहाँ कर पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे। और उसके मद्देनजर जो तैयारी है वो की जा रही है। सिर्फ वर्ष में 2 ही बार मां का स्नान ध्यान होता है, एक शारदीय नवरात्र, एक चैत्र नवरात्र। और कल विधि विधान के साथ वो सारी प्रक्रिया यहाँ पूर्ण की जाएगी और मां के भक्त कल से 9 दिनों तक मां की आराधना करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।